नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सीएस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो प्रोसेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो जैसा कि हमने प्रोसेस मैनेजमेंट की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इसकी स्टेट पढ़ी थी हमने, पीसीबी कंट्रोल क्या ब्लॉक क्या होता है, पीसीबी जैसा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमने थ्रेड थ्रेड देखी थी, मल्टी थ्रेडिंग थी उसके, और उसके मॉडल वन टू मैनी, वन टू वन और मैनी टू मैनी वो देखी थी। उसके अलावा हमने इसके रिगार्डिंग देखी थी शेड्यूलिंग क्यों देखी थी, और लेवल ऑफ शेड्यूलर पढ़ा था। और लास्ट जो अपना बच गया था टॉपिक वो था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। तो ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, इसमें होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो पढ़ लेते हैं क्या है। प्रोसेस schedule different process to be assigned to a CPU based on a particular scheduling algorithm। ये किसी प्रोसेस CPU प्रोवाइड करता है ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। जैसा कि देर आर 6 पॉपुलर प्रोसेस एल्गोरिथम विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। हम इसमें से पढ़ेंगे जो फेमस 6 ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। जैसा कि फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे FCFS बोलते हैं शेड्यूलिंग। इसके अंदर जो पहले आएगी वो पहले प्रोसेस होगी, ठीक है, और जैसे बाद में आएगी वो बाद में होगी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा जी शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN भी बोलते हैं इसको, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो सबसे शॉर्ट होगी, जो कम टाइम चाहिए होगा, वो जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, रनिंग वही आएगी। नेक्स्ट रहेगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आएगा, इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होगा कौन सी प्रायोरिटी है। और शॉर्टेज रिमेनिंग पे टाइम है, ये एक सबसे शॉर्टेज जॉब में नेक्स्ट है, SJN का ही पार्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके अलावा एक और रहेगी वो हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, फीडबैक शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू फीडबैक शेड्यूलिंग वो भी हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि तो हम इसमें देखते हैं, जैसे लिखा दीज एल्गोरिथम आर आइदर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव वो होती है जैसे प्रिमिटिव वो एल्गोरिथम होती है तो एक बार उनको टाइम अलॉट करने के बाद, जब तक वो उनको सीपीयू टाइम अलॉट किया है, जिस जिस टाइम तक किया गया है तब तक वो एग्जीक्यूट होगी, जब तक रनिंग में रहेगी। उसके बाद ही वो टर्मिनेट होगी। बीच में किसी प्रकार इंटरप्शन इसमें नहीं होगा। और प्रिमिटिव रहेगी उसके अंदर है कि किसी भी उसमें इस तरह का हो सकता है, मान लो कोई प्रायोरिटी बेस आ गई है तो उसको वो रोक सके, इंटरप्शन हो जाएगा उसके अंदर, और वो सीपीयू दूसरे को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम आर डिजाइन सो दैट द वन द प्रोसेस एंटर द रनिंग स्टेट इट कैन नॉट बी प्रिमिटेड until इट्स कंप्लीट इट्स allotted टाइम। बताया गया कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो एक बार अगर प्रोसेस एंटर हो गई है रनिंग स्टेट में तो उसके बाद वो प्रिमिटेड नहीं होगी अनटिल जो टाइम उसका ख़त्म ना हो जाए, उसका टाइम जो अलॉटेड टाइम है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, whenever the permitted scheduling is based on a priority where the scheduler may permitted a low priority running process any time when a high priority process enter in the ready state। वो कभी भी लो प्रायोरिटी और प्रोसेस होगी उसको वो प्रिमिट कर सकता है इन केस ऑफ जो अगर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में अगर एंटर हो गई है तो। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि ये रहेगा हमें सबसे पहली शेड्यूलिंग रहेगी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो जाएंगे देंगे इसके अंदर देखेंगे कि मैंने से बताया कि जो पहले आएगी वो पहले सर्व होगी। ठीक है, तो जैसे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि जॉब आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, इट इज़ ए नॉन प्रिमिटिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जैसा कि ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, जैसे एक बार इनको टाइम में जो अलॉटेड किया गया तो पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बाहर नहीं आएगी, यानी इंटरप्ट नहीं होगा, किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू लोकेट नहीं होगा इन केस में। ठीक है, और जैसा कि ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी इसको बोलते हैं एक टाइप से। ठीक है, और जैसा कि इसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये बहुत इजी है क्योंकि जैसा कि जो पहले आएगी पहले एग्जीक्यूट होगी तो इस पर किसी प्रकार और प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट होगा नहीं कि जैसे मार्क से किसी प्रायोरिटी वाला या फिर और बेसिस पे किसी दूसरे को नहीं करेगी, तो जो भी होगा उसी के अंदर होगा। और इट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेस ऑफ द FIFO क्यू, ताकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर होता है, जो पहले आएगी वो पहले जाएगी।
इन द सेंस उसको जो भी प्रोसेस मिलना है, जो टाइम मिलना है, जो रिसोर्स को अलॉट होना है, वो सबसे पहले उसी को ही होंगे। इसके अंदर हम कुछ इसके ड्रॉबैक भी देख सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर जाएगी ये अपना वेट टाइम हाई होगा, वेट टाइम हाई हो जाएगा। मान लो जो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरी जो प्रोसेस एंटर हो चुकी हैं उसको ज़्यादा वक्त तक उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं, जैसा कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो कि 4 प्रोसेस अपने पास आई है, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, P2, P3 और, ठीक है। मान लो इसका अराइवल टाइम है कि 0 सेकेंड पर, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, ठीक है। अब इनका एग्जीक्यूटेबल टाइम देख लेते हैं हम, इसको रनिंग टाइम भी बोलते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूट टाइम है, ये बस टाइम बोल सकते हैं, इसको रनिंग टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिया, जैसे माना कि P1 ने लिया 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सर्विस टाइम क्या, सर्विस टाइम ये कह सकते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम को सर्विस कब मिली, यानी सीपीयू लोड कब हुआ। तो जैसे ही आई इसको सबसे पहले इसको मिल जाएगा 0 सेकेंड पे ही इसको सीपीयू मिल गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट P1 को कब मिलेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगी 5 सेकेंड कम्प्लीट होने के बाद इसको मिलेगा, ठीक है। तो इसका सर्विस टाइम कब होगा, 5 सेकेंड। ये कब मिलेगा इसको, 5 सेकेंड के, जैसे इसके 5 सेकेंड कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सही रहेगा P2। तो P2 को कब प्रोसेस मिलेगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको कब मिलेगा, हम 5+3 कर देते हैं, ठीक है। 5+3 कर देते 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद मिलेगा इसको P2 को प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इसको प्रोसेस अलॉट होगा, जैसे फिर उसके बाद जब ये पूरा टाइम लेगी, पूरा टाइम कंप्लीट शिप कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट मिलेगा P3 को, ठीक है। तो P3 को मिल जाएगा। तो सॉरी, देखिए यहाँ देख लेते हैं। तो इसको भी कब मिलेगा टाइम, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ कितना टाइम लिया, किस टाइम पे इसको सर्विस मिली थी। 8 सेकेंड मिली थी और इसने कितना टाइम लिया, 8 सेकेंड। तो 8 8 और 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 सेकेंड पे इसको प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये अपना 9 सेकेंड लेगा, और ठीक है लास्ट में जब ये कंप्लीट होगी तब ये 22 सेकेंड के अंदर ये P3 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका एग्जीक्यूट टाइप और इसको सर्विस टाइम बता रहा है कि कब इसको प्रोसेस मिला, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 बाय 1 मिलेगा तो हो जाएगा। तो जैसे हमने देख लिए कि एक चार्ट बना के देख ले, जैसे P0, P1, P2 और P3 हमने बनाया हुआ है। तो P1 को प्रोसेस कब मिला, 0 सेकेंड पे, ठीक है। और ये का जो टाइम कंप्लीट होगा कब होगा, 5 सेकेंड पे। जब 5 सेकेंड अंदर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जैसे 5 सेकेंड कंप्लीट होगी किसको प्रोसेस मिलेगा, P1। P1 को अलॉट हो गया, P1 पे कितना सेकंड लगी, 3 सेकंड। तो P1 का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, 8 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। जैसे P1 कंप्लीट होगा उसको मिलेगा P2 को, ठीक है। P2 को मिलेगा तो उसके बाद P2 कितने अगर लेगी, 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड लेगी, तो 8 सेकेंड लेते ही इसका कब तक कंप्लीट होगी, ये 16 सेकेंड के अंदर ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये मिलेगा अपने P3 को, P3 जैसा कि 22 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि इसका 9 सेकेंड इसका फर्स्ट टाइम दे रखा है, एग्जीक्यूट टाइम दे रखा है, जैसा कि तो हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो नॉर्मल निकाल लेते हैं कि अपना वेट टाइम कितना होगा। तो वेट टाइम क्या होगा, ठीक है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। जो सर्विस टाइम है, कब इसको सर्विस मिली, उससे जो अराइवल टाइम माइनस होगा तो उसका आ जाएगा वेट टाइम, कितना कितने टाइम के इसको वेट करना पड़ा। तो हम देख लेते हैं P0 के अंदर, P0 में इसका सर्विस टाइम 0 है और अराइवल टाइम भी 0, तो 0 यानी इसको आते ही प्रोसेस मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट P1 है, तो P1 का सर्विस टाइम होगा 5, ठीक है। और ये कितने सेकंड पे आई थी, 1 सेकंड पे, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो उसी प्रकार हम P2 का देख लेंगे। P2 के जैसा एक सर्विस टाइम 8 है, यानी 8 सेकंड पे इसको प्रोसेस मिली, ठीक है। और ये कितने सेकंड पे थे, 2 सेकंड के अंदर ये एंटर हुई थी। तो मैं 2 माइनस कर लेंगे तो 6 सेकंड इसने इसका वेट टाइम रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार नेक्स्ट P3 में तो उसको 16 सेकंड पे मिला था प्रोसेस, और इसका ये अराइवल, इसका अराइवल टाइम है 3 सेकंड। तो 3 सेकंड माइनस करेंगे तो हम 13 सेकंड में इसका वेट टाइम आ जाएगा। और एवरेज वेट टाइम करेंगे तो जैसे कि हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 और 4, ठीक है, 6 और 13, इनको प्लस करके हम डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो इसका अपना एवरेज वेट टाइम आ जाएगा 5.75। ये अक्सर कभी सवाल पूछ भी सकते हैं इस प्रकार कि वेट टाइम क्या होगा। और इनके जैसा कि अगर अपना अराइवल टाइम 0 है, हमारा कि एक साथ प्रोसेस आई है, तो हम जो अपना सर्विस टाइम है उसी को हम ऐड कर लेंगे, उसी के अंदर हम डिवाइड कर देंगे 4 का, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हमें ये पूछ लेंगे इसके बारे में कि इसका थ्रोपुट पूछ लिया जाता है इन केस, तो हम ऐसा करेंगे कि 0 को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के अगले सारे ये हम प्लस कर लेंगे, 5, 8, 16 और 22। तो इसके अंदर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज थ्रोपुट आउट टाइम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर रहेगा अपना शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, ठीक है। ये होगा SJN। इसके अंदर ऐसा देखते हैं हम, ये रहेगा दिस इज आल्सो नोन एज अ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ठीक है।
जैसे कि जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट भी बोलते हैं इसको, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जो कम टाइम लेगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। दिस इज ए नॉन प्रिमिटिव प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे नॉन प्रिमिटिव और प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होती है। एक नॉन प्रिमिटिव में ये एस जे एन नॉन प्रिमिटिव होती है, और इसका जो प्रिमिटिव वर्जन होता है वो शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग शॉर्टेस्ट जॉब होती है, वो वाली होती है, ठीक है। हम देख लेते हैं बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम। ये सबसे वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है। Easy to implement in the base system where the CPU when the required CPU time is known in advance। ठीक है, ये इसको बेस सिस्टम अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, ये सबसे बेस्ट है, इजी और बेस्ट होगा रहेगा, ठीक है। नहीं तो इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरेक्टिव सिस्टम वेयर द CPU रिक्वायर्ड टाइम इज नॉट नोन, क्योंकि इसी CPU रिक्वायर्ड टाइम पता नहीं होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर मुश्किल है इंटरेक्टिव सिस्टम के अंदर, ये अभी इम्पॉसिबल होता है इसको अप्लाई करना, ठीक है। और द प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेस विल टेक। इसके प्रोसेस को पहले ही पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस आ रही है वो कितना टाइम लेगी, तो इसके अकॉर्डिंग से बेस सिस्टम में ऑलरेडी होता है कि वो सिमिलर फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाती है कि कौन सा क्या चाहिए, तो उसमें इधर टाइम भी हो जाता है, तो वो ईजी रहती है, और इंटरनेट सिस्टम में सही नहीं रहेगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते कुछ, जैसा कि इसमें प्रोसेस हमने वही इस प्रकार चार प्रोसेस ली, P0, P1, P2 और ये P3। हमने अराइवल टाइम सबका 0 ले लिया, ठीक है। हम देख लेते हैं, जैसे माना कि एग्जीक्यूटिव टाइम देख लेते हैं, P0 क्या 5 रहेगा, P1 का 3 रहेगा, और P2 का 8 और P3 का 6, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसा कि ये है शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, इन द सेंस है कि जो शॉर्टेज जॉब होगी जिसको टाइम जो इसका बस टाइम से कम होगा, जो एग्जीक्यूटिव टाइम कम होगा उसको सबसे पहले लेगी। इसमें देखते हैं कि सबसे प्रोसेस भी एक ही साथ आई है, अराइवल जीरो, अराइवल टाइम 0 है, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका जो टाइम क्या होगा, तो सबसे इसका कम किसका 3 यानी P1 का, तो P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, इसको सर्विस सबसे पहले मिलेगी, यानी 0 सेकेंड पे इसको आते ही इसको प्रोसेस मिल गया, ठीक है। 3 सेकेंड के बाद फिर देखेंगे रिमेनिंग जो है उसके अंदर शॉर्टेज सब कौन सी होगी, ये रहेगी P0, तो P0 को मिलेगा प्रोसेस, तो ये इसका सर्विस टाइम कब क्या रहेगा 3 सेकेंड, ठीक है, यानी 3 पे इसको प्रोसेस मिला। उसके बाद रहेगा P3 आ जाएगा, जैसा कि 6 है, तो इसका क्या रहेगा, ये रहेगा, के अंदर हम देख लेते हैं जैसा कि 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। 8 सेकेंड इसका प्रोसेस टाइम, सॉरी सर्विस टाइम रहेगा। इसके बाद सबसे लास्ट बच गया अपना P2 को प्रोसेस मिलेगा, फिर उसको प्रोसेस कब मिलेगा, जैसे 8 सेकेंड पे इसको मिला था, प्लस 8 कर लेंगे, ठीक है, तो 14 सेकेंड पे इसको सर्विस मिलेगी, ठीक है। और ये हम थोड़ा पहले बताइए, ये 8, उसके बाद हम 6 को प्लस करें, क्योंकि इसको 8 सेकेंड मिला था और 6 ये प्रोसेस किया, 8 6 कितने होंगे 14, यानी 14 सेकेंड पे प्रोसेस मिलेगा P2 को, ओके। जैसा कि मैं चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं, सेकंड बनाया P1, और ये 0 से लेकर, तो सबसे पहले प्रोसेस किसको मिलेगी P1 को मिलेगी कि नहीं 0 सेकेंड में प्रोसेस मिल गई। जैसे इसने अपना टाइम जो बस टाइम देगा वो कंप्लीट किया, फिर के सब शॉर्टेज था P0, तो P0 को मिलेगी, और 5 सेकेंड बोले कि वो 8 सेकेंड पे वो कंप्लीट कर लेगी अपना टाइम, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस मिल जाएगा P3 को, ठीक है। तो P3 को जो प्रोसेस मिलेगा, ये अपना 6 सेकेंड कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये 14 सेकेंड पे ये अपना इसको कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस फ्री हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जिसका बस टाइम से ज़्यादा रहेगा P2, तो P2 को सबसे लास्ट में मिलेगा, और ये कंप्लीट करेगा 21 सेकेंड में, ठीक है। तो हम इसका वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, जैसा कि तो हमने जैसा कि देखा कि वेटिंग टाइम निकालना है, तो हम ये 0 से लेकर स्टार्ट के 4 देख लेते हैं, इनको हम प्लस करेंगे,
और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे ना, वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो वेटिंग टाइम दिखा भी रहा मैंने यहाँ पे, P0 कितना होगा 3 सेकेंड, P1 का 0 होगा, साइज आते मिल जाएगी, P2 का 14 सेकेंड होगा, ठीक है, और ये P3 का रहेगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये वेटिंग टाइम रहेगा, इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और 6.25 इसका प्रोसेस टाइम, सॉरी एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। और वैसे टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे तो हम ये 0 को छोड़ के, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम होता है कि कंप्लीट टाइम कितना लिया है, तो जॉब उसमें सबमिट होने के बाद, तो अराइवल टाइम से लेकर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको 3 सेकंड में किया, फिर 8, 14 और 21, इनको प्लस करके हम 4 डिवाइड कर देंगे, तो इसमें ये अपना टर्न अराउंड टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे इसमें प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि प्रायोरिटी बेस्ड होगा, जिसको हाई प्रायोरिटी की वो प्रोसेस सबसे पहले उसको CPU अलॉट होगा, वो प्रोसेस सबसे पहले एंटर करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन द बेच सिस्टम। जैसा कि ये भी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है और ये बहुत कॉमन है, बेच सिस्टम के अंदर बहुत कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मानी जाती है, ठीक है। ईच प्रोसेस इज असाइन ए प्रायोरिटी, प्रोसेस विथ हाई प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड सो ऑन। इसमें जैसे ही प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी दी जाएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। प्रायोरिटी अकॉर्डिंग पहले दे दी गई, अराइवल टाइम सेम है, तो वो सबसे पहले जिसको हाई प्रायोरिटी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अदर को करेगा, ठीक है। प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। और मानना कि अगर मान लो कि किसी दो प्रोसेस को सेम प्रायोरिटी है, तो उसके अंदर सबसे पहले ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन अ मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, वो होगा जैसे कि उसको मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, और जो अदर जो भी रिसोर्स वो चाहिए होते हैं वो कितने रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है। हम जैसे देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखिए प्रोसेस है, इसमें हमने 4 प्रोसेस ली, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। P0, P1, P2, P3। अराइवल टाइम देख लेते हैं, इसमें हम अराइवल टाइम अलग अलग लिया है। P1 पी सॉरी P0 0 सेकेंड पे ही है, P1 1 पे, P2 2 पे और P3 3 पे है, ठीक है। तो इनका एग्जीक्यूटिव टाइम देख लेते हैं, जैसे एक का 5, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 8 है और इसका 6 है, ठीक है। तो अब इनकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि इसकी प्रायोरिटी है 1, ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्रोसेस मिलेगा, यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे इनको प्रोसेस मिल जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सेकंड पे आएगी, जैसा कि ये आएगी इसकी प्रायोरिटी 2 है, तो ये सेकंड नंबर पर होगा, यानी अलग अलग टाइम पे आ रहे तो ओबियसली एक पहले वो हो जाएगी, प्रायोरिटी उसकी 1 होगी, तो इस सेम टाइम पे आएगा तो उस प्रकार का इशू वो रहेगा कि दोनों में से है, जैसे कि ये इसकी फर्स्ट दे रही इसकी फर्स्ट दे रही, अगर इन सभी की अगर 0 सेकंड अराइवल टाइम होता तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट इनके अकॉर्डिंग ये काम करता, तो सबसे पहले अगर ये आई है प्रोसेस में इसको एग्जीक्यूट करता, उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करता, ठीक है, ठीक है। और सेकंड देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, देख पाएगा है, तो इसका रहेगा प्रायोरिटी सेकंड है, तो ये इसके बाद सेकंड पे होगा, लेकिन इसके अंदर से इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट दे रही है, तो इसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में हम ये इसको प्रोसेस इसको इसका मिल जाएगा, यानी ठीक है, शायद ये हमने एग्जाम्पल इसके अंदर अराइवल टाइम 0 के हिसाब से ले लिया था हिसाब से, तो चलो ठीक है, हम इसको 0 कर लेते हैं। अराइवल टाइम का 0 यानी एक ही साथ ही एंटर हुई है, तो इनका एक जो बस टाइम दे रखा है एग्जीक्यूटिव टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये पता करेगा कि प्रायोरिटी किसको है, तो प्रायोरिटी देखेंगे 1 प्रायोरिटी इसको दे रखी है और इसको भी दे रखी है, अब इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इश्यू करा, क्योंकि सबसे पहले यही है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट कम के अकॉर्डिंग सर्च को एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि फिर सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, इसके बाद प्रायोरिटी आएगी सेकंड नंबर पे P1 की, P1 को एग्जीक्यूट कर लेंगे ये, तो इसका सर्विस टाइम 11 हो जाएगा, जैसा कि क्योंकि 5 मिलेगा इसको, 5 और 6 11 हो जाएंगे, तो 11 सेकंड में इसको मिल जाएगा। और नेक्स्ट रहेगा अपने इसके बाद में ये प्रायोरिटी थर्ड नंबर प्रायोरिटी आ रही है P2 की, तो P2 को उसके बाद मिलेगा और ये एग्जीक्यूट होगा 14 सेकंड पे, ठीक है। तो सर्विस मिलेगी 14 सेकंड में, और 14 और 8 प्लस 21 सेकंड में इसको ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं इसका वेटिंग टाइम कितना है, तो वेटिंग टाइम जैसा कि हमने इसमें कर रखा है, तो अभी ये इसी के हिसाब से लगा दिया, हम दोबारा देख लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो 0 के हिसाब से यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 ही रहेगा। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक।
तो 11 और 5 कितना रहेगा, 16 हो जाएगा। 16 और 14 का 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 30 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यार ये फिर इसका अपना जो वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा। तो इसका 7 जो रहेगा ये, 7 और फिर 2 बच जाएंगे, तो 2 में रह गए, हम ये 2 में 0 लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 7.5 इसका ये एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जैसा कि इसका देख लेते हैं कि ये इसका टर्न टाइम के बारे में, तो वो सब उसके बारे में जाएगा। सबसे पहले ऐसा कि ये 0 सेकेंड में प्रोसेस किसको मिलेगी, P 0 को। ठीक है, और P 0 5 सेकेंड लेगा, 5 सेकेंड पे किसको प्रोसेस मिलेगी, P 3 को। ठीक है, P 3 के बाद में फिर रहेगा ये 11 सेकेंड पे मिलेगी, ये 11 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 11 सेकेंड पे अपने इसको मिल जाएगी P P 1 को। ठीक है, ये P 3 था जैसा कि, उसके बाद P 3 को मिल जाएगा लास्ट में P 2 को, सॉरी P 2 को टाइम मिलेगा 14 में। ठीक है, और ये 8 टाइम लेके 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 को छोड़ के 5, 11 और 14 और 21 को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे टर्न ऑन टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को SRT बोलते हैं इसको। ये एक प्रिमिटिव वर्जन है SJN का। ठीक है, तो जो हमने SJN देखी थी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का एल्गोरिथम, उसका एक प्रिमिटिव वर्जन ही है। दिस द प्रोसेसर इज अलॉटेड to the job closest to the completion, but it can be permitted by the newer ready job with shorter time to completion। जैसा कि इसमें है कि प्रोसेस सबसे पहले जो क्लोजेस्ट कंप्लीशन टाइम होगा, जिस पर कम होगा उसको प्रोसेस मिलेगा, लेकिन वो प्रिमिटेड हो सकती है किसी न्यूअर जॉब के थ्रू जिसका टाइम उससे, जिसका जो कंप्लीशन टाइम है जो पिला करंट में चल रही है उससे कम होगा। तो अपना ये CPU स्विच हो जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट स्विच में पड़ा था, उसके बाद ये स्विच हो जाएगा उस जॉब के ऊपर। ठीक है, में देखिए इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन द इंटरेक्टिव सिस्टम वेयर CPU टाइम इज नॉट नोन। जैसे कि रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नॉट नोन, जो ये भी इंटरेक्टिव सिस्टम के अंदर ये इम्पॉसिबल होता है अप्लाई करना। इट इज़ ऑफन यूज इन बैच और इन्वायरमेंटल वेयर द शॉर्ट टाइम नीड टू गिव प्रेफरेंस। ये कभी कभी इसमें जैसा कि इसमें भी हम बेस इन्वायरमेंट में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा इसका, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसी का एक लिमिटेड वर्जन है, इसलिए हमने शॉर्ट SJN को पढ़ा था कि वो और टेस्ट जो भी होता है, सॉरी वो नॉन प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है, ये उसी का प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको अक्सर सवाल पूछा जाता है बारे में क्वांटम। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वांटम का पूछा जा सकता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है इज द प्रिमिटेड प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिथम। ये प्रिमिटेड प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिथम होती है। इस प्रोसेस प्रोवाइडेड फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, इट इज़ कॉल्ड है क्वांटम। इसके अंदर एक फिक्स टाइम दिया होता है एग्जीक्यूट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, उसी को हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइम देता है उसको क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए प्रिमिटिव कहते हैं कि इनके जैसे वो टाइम गिवन टाइम होता है, उससे अगर ज़्यादा प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होगा तो उस वक्त वो CPU स्विच हो जाएगा, वो प्रोसेस उसी का सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट जो कोई अलॉट होगा जिसका CPU टाइम कम है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। Once the process is executed for a given time period, it is a permitted and other process execute for a given time period। उस टाइम के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो सकता है और प्रिमिट हो सकती है वो प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज टू सेव स्टेट टू फॉर प्रिमिटेड प्रोसेस। देखा जाए तो इसके अंदर जैसा कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में पड़ा था, वो काम आता है, CPU स्विच होता है तो वो स्टेट को उस वक्त सेव कर देता है जब प्रोसेस प्रिंट होती है, यानी इन द सेंस है कि इसके अंदर वो टाइम गिवन होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरे प्रोसेसर मिलेगा उसी समय। ठीक है, हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्वांटम टाइम इसमें देर का 3। ठीक है, तो क्वांटम में 3 है, तो सही P1 हमने P3 जैसे जैसे भी इससे पहले हमने पढ़ा उसी को एग्जांपल लेके देखा है। ये P0 का टाइम 5 है, P1 का 3 है, P2 का 8 है और P3 का 6 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे P0। ठीक है, तो P0 को क्वांटम में 3 देगा तो 3 सेकेंड के लिए ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस को मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो P0 को जैसे प्रोसेस मिला, P0 को मिलना है 5। ठीक है, तो 3 सेकेंड कंप्लीट हुए, फिर ये हो जाएगी P1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P1 का टाइम कितना देगा, 3 सेकेंड। ठीक है,
तो जैसा कि हमने P0 में 2 सेकेंड बच गए हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं हम P1, P2, P3 और ये P0 था ना, ठीक है। इसका एग्जीक्यूट टाइम 5 था और इसका 3 था, और P2 का 8 और P3 का 6। ठीक है, तो सही से पहले P0 को मिला 3 सेकेंड मिला इसको, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम 3 सेकेंड कंप्लीट होते ही ये P1 में स्विच हो जाएगा, और इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड, P1 में 3 सेकेंड देगी तो ये एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। P2 कंप्लीट होने के बाद जाके ये कब क्या कितना टाइम हो जाएगा इसको, 6 सेकेंड पे ये कंप्लीट करेगा, 6 सेकेंड बाद P2 को प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। फिर P2 3 सेकेंड के लिए इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो फिर इसके इसका टाइम कितना बचेगा, 5 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेस मिल जाएगा P3 को, ठीक है। 9 सेकेंड में से कंप्लीट करेगा, फिर उसको P3 को मिलेगा, और P3 को 3 सेकेंड तक इसके टाइम देगा। फिर उसके बाद फिर ये वापस इसको बच जाएगा टाइम, फिर ये स्विच हो जाएगा कि किसका टाइम रिमेनिंग है दोबारा। जैसा कि टाइम P0 का अपना 2 सेकेंड कम बाकी था, जैसा कि P3 के बाद ये P0 पे दोबारा ये प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पे सेव हुई थी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो शायद 2 सेकेंड ही इसको इसका बाकी था, तो 2 सेकेंड का लगेगा नहीं, तो 2 सेकेंड 14 पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद P0 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये आ जाएगा स्विच होगा P2 के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट P2 के ऊपर आएगा, P2 के ऊपर ये 3 सेकेंड इसको एग्जीक्यूट टाइम देगा, फिर उसके बाद ये इसका बच जाएगा 2, और उसके बाद प्रोसेस वापस दोबारा स्विच हो जाएगा P3 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा P3 के ऊपर प्रोसेस आएगा, P3 में गिवन टाइम 6 ही बचा हुआ है, जो बचा हुआ है इसका रिमेनिंग टाइम, तो 3 सेकेंड को एग्जीक्यूट करेगा, 7 to 20 और 17 to 20, और फिर ये प्रोसेस दोबारा मिलेगा जिसका टाइम अभी बचा हुआ है, तो अपना बचा हुआ था P2। P2 को दोबारा मिलेगा और 22 के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो ये इसका टाइम आ जाएगा। तो उसी प्रकार वेटिंग टाइम हम इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट में बताया जाएगा अभी। तो वेटिंग टाइम निकालने का तो अलग तरीका रहेगा कि फर्स्ट टाइम इसको प्रोसेस कब मिला और उसको एंट्री टाइम क्या रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, कि कितने सेकंड पे दोबारा आया, ठीक है। पहली बार इसको 0 सेकंड पे आया तो 0 - 0 कर देंगे, 0 सेकंड होगा। सेकेंड टाइम ये अपना जैसे प्रोसेस को P0 मिला था, P0 को मिला था 12 सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो 12 सेकंड को मिला था, और ये कितने बार पे आया, किससे नंबर आया, 3 से नंबर पे आया था, ठीक है, राइट। तो जैसा कि इसमें 3 सेकंड पे आया था, तो 12 - 3 करेंगे, इसका अराइवल टाइम, सॉरी इसका वेटिंग टाइम 9 आ जाएगा। उसी प्रकार P1 का और P2 का और P3 का हम ये टाइम निकाल लेंगे इसी तरीके से, और ये अपना इसका जो वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम है वो ये आ जाएगा। तो ये टाइम है, इसको प्लस करके हम फॉरवर्ड डिवाइड करेंगे, 8.5 ये का वेटिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल लेवल शेड्यूलिंग क्यू। मल्टीपल लेवल शेड्यूलिंग क्यू में तो बहुत सारी शेड्यूलिंग होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। मल्टीपल लेवल क्यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग क्यू, सॉरी ऐसा कि है इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग क्यू नहीं है, ठीक है। कि पर्टिकुलर को शेड्यूलिंग नहीं होती है, दे मेक यूज ऑफ द अदर एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम टू ग्रुप एंड द शेड्यूल द जॉब विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ये जितनी भी अदर एल्गोरिथम होती है उनको यूज करता है, तो ग्रुप और शेड्यूलिंग जॉब को कॉमन जो अपने यार कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको ही हुआ, ठीक है। मल्टीपल क्यू आर द मेंटेन फॉर द प्रोसेस विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मल्टीपल क्यू प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ये वो प्रोसेस करता है। ईच क्यू कैन हैव इट ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हर एक क्यू की अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, ठीक है। प्रायोरिटीज आर असाइन टू ईच क्यू, बट जो हर एक क्यू है उसको प्रायोरिटीज असाइन होती है, के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख लें, सीपीयू बाउंड जॉब कैन बी शेड्यूल इन वन क्यू एंड all input output bound job in another queue. For the process scheduler, they alternate select the job from each queue and assign them to the CPU based on the algorithm assigned to the queue, ठीक है। जैसा कि जो भी इनपुट आउटपुट के जो सिस्टम है ये बाउंड होती है एक तरफ से CPU अपना इनपुट जॉब अनदर क्यू, ठीक है, हर एक क्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। ये अल्टरनेट किसी भी जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्यू के रिगार्डिंग, और उसको CPU असाइन कर दे बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम सही सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मल्टी लेवल शेड्यूलिंग क्यू है, इसके 5 क्यू इसके अंदर आती हैं। ये आती है सिस्टम प्रोसेसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस,
बैच प्रोसेसर और यूजर प्रोसेसर। ठीक है, तो जैसा कि हमने चार्ट बना के देखा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको मिलता है सिस्टम प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस है और बैच प्रोसेसेस है और यूजर प्रोसेस है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस को दी गई यहाँ पे और सबसे लोएस्ट यूजर प्रोसेस हो, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जगह हम गाइस इसके देख लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक और कोई एक क्यू होती है, जैसा कि ये शेड्यूलिंग होती है, मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं। इन दिस मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोसेस आर द परमानेंटली असाइन टू क्यू ऑन द एंट्री टू द सिस्टम। ये परमानेंटली प्रोसेस उसको असाइन हो जाता है जब जब भी से क्यू सिस्टम में एंटर करती है। प्रोसेसर डू नॉट मूव बिटवीन क्यू, प्रोसेसर क्यू के अंदर मूव नहीं करते हैं। दिस सेटअप हैज़ द एडवांटेज ऑफ ए लो शेड्यूलिंग ओवर हीट बट द डिसएडवांटेज ऑफ द बीइंग द इनफ्लेक्सिबल। जैसा कि इसका एक एडवांटेज है कि इसकी वजह से ये ओवर हीट नहीं होती है। जैसा कि हमने मल्टीपल लेवल क्यू में देखा था, उसके अंदर हाई प्रायोरिटी को पहले दिया जाता है और केक क्यू के अंदर प्रोसेस लो टास्क के अकॉर्डिंग, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। बट इसी वजह से ये इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज ये है कि ये इनफ्लेक्सिबल नहीं होती है, सॉरी इनफ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और देखते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग हाउएवर अलाउ द प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यू। ये मल्टीपल फीडबैक लेवल जो है ये प्रोसेस को अलाउ करता है सिर्फ क्यू के अंदर ही मूव करने को। एक क्यू के अंदर जो प्रोसेस दी गई है उसी के अंदर ये मूव हो सकता है। द आइडिया इज टू द सेपरेट प्रोसेसेस विद डिफरेंट सीपीयू बस्ट कैरेक्टरिस्टिक। इफ द प्रोसेस यूज टू मच सीपीयू टाइम इट विल मूव टू ए लोअर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, जैसा इसके अंदर जैसे मल्टीपल लेवल फीडबैक शेड्यूल क्यू में होता है कि प्रोसेस ऐसा होता है अगर मान लो उसका ज़्यादा टाइम है तो ये मूव हो जाता है लो प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। ठीक है, सिमिलर ए प्रोसेस दैट वेट टू लॉन्ग ए लो प्रायोरिटी क्यू में बी मूव टू द हायर प्रायोरिटी। अगर किसी को ज़्यादा वेट कर रहा है किसी प्रोसेस के लिए तो लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी में मूव हो जाती है। इस फॉर्म का ऐसा है एजिंग प्रिवेंट स्टारवेशन, इसको जैसा कि एजिंग प्रिवेंट स्टारवेशन भी इसको कहते हैं, ये उसी की एक फॉर्म होती है। इन जनरल मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। ठीक है, ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, हम ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ए क्यू, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू, द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन द अपग्रेड ए प्रोसेस टू द हायर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, द नंबर ऑफ क्यूज, इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ क्यू रहती है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है हर एक क्यू के लिए होती है। ठीक है, और कहते हैं मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन द अपग्रेड प्रोसेस टू हायर प्रायोरिटी क्यू। तो जैसा कि जिसमें ये इसको फाइनल करता है, डिटरमाइन करता है कि किसी प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी क्यू कौन सी है और उसको अपग्रेड किस पर आता है किस प्रकार से। ठीक है, मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन द डिमोट द प्रोसेस टू ए लोअर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और ये इसी के ऊपर होता है कि किस प्रकार किसी प्रोसेस को डिमोट करते हैं लोअर प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। एंड द मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू ए प्रोसेस विल एंटर व्हेन द प्रोसेस नीड सर्विस। तो ये भी वही तय कर जाएंगे। नेक्स्ट में रहेगा द मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू एंड द प्रोसेस विल बी एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस। ठीक है, सही हमने अभी पढ़ाई है कि ये इसके अंदर ये जो प्रोसेस नीड होगी उसके अकॉर्डिंग इसको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास यही खत्म होती है, तो इसी के रिगार्डिंग है। इनकेस अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर इनकेस और हमारे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।